हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ जिसका नाम है फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग वायर्स। तो अगर दो करंट कैरिंग वायर्स हैं जो कि एक दूसरे को पैरेलल रखे हुए हैं तो उनके बीच में एक फोर्स होगा। अच्छा, फोर्स क्यों होगा? बेसिकली तो फोर्स जो है वो होगा मैग्नेटिज्म की वजह से, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर एक वायर है तो वो मैग्नेटिक फील्ड अपने आसपास में क्रिएट करता है। तो एक वायर मैंने ये ले लिया, उसके पास में एक और वायर मैंने ले लिया, ठीक है। तो ये दोनों वायर्स में मान लेते हैं कि कुछ करंट फ्लो रहा है, इसका नाम I1 है और इसका नाम जो है वो I2 है। तो अभी बेसिकली हमको ये देखना है कि ये जो दो वायर्स हैं जो कि पैरेलल रखे हुए हैं, इनमें सेम डायरेक्शन में करंट है। इसे हम कहते हैं बाय द वे लाइक करंट। तो ये केस जो है अभी ये लाइक करंट का केस चल रहा है, लाइक करंट का केस, ठीक है। तो लाइक करंट, तो लाइक करंट हैं बेसिकली। तो ये अट्रैक्ट करेंगे कि रिपेल करेंगे कि कुछ नहीं करेंगे, दैट इज अ क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन का आधा आंसर तो मैंने दे दिया कि नहीं, फोर्स होगा इनके बीच में, है ना। तो आप ये नहीं कह सकते कि नहीं फोर्स नहीं होगा, कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि देखो नॉर्मली इंसान क्या सोचता है कि हमारे घर में कहीं पर भी अगर आप देखेंगे तो दो वायर्स तो आमतौर पर लटके हुए दिखेंगे आसपास में। जैसे गीजर का वायर है, उसके पास में हो सकता है कोई बल्ब का वायर हो, या फिर जैसे हमारे घर में कोई फ्रिज का वायर है, उसके बाजू में हो सकता है एसी का वायर हो। तो ऐसे दो वायर्स तो लटकते हर जगह पे रहते ही हैं, तो उनके बीच में तो हमें कोई अट्रैक्शन रिपल्शन ऐसा कुछ नजर नहीं आता है। तो भाई इनके बीच में क्यों फोर्स होगा भला, है ना। सो वो हमारी क्वेरी रहती है। तो लेकिन वो फोर्स क्यों नजर नहीं आता है उसके पीछे मैं आपको एक रीजन बताऊंगा थोड़ी ही देर के अंदर, कि हमें फोर्स जो वो दो वायर्स उनके बीच में क्यों नजर नहीं आता है। वैसे आना चाहिए, क्यों आना चाहिए? क्योंकि एक वायर जो ये है ये बेसिकली अपने इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, वैसे ही जो दूसरा वायर है वो अपने इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो भाई ये मैग्नेटिक फील्ड्स जब बन रही है तो इंटरेक्ट करेंगे ना। मैग्नेटिक फील्ड बनने का क्या मतलब है कि भाई नॉर्थ और साउथ पोल बन रहा है, नॉर्थ साउथ पोल बनेगा तो या अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा, कुछ तो होगा। तो आइए चलिए चेक करते हैं कि दो लाइक करंट्स के बीच में अट्रैक्शन होता है कि रिपल्शन होता है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो बेसिकली पहले तो ये क्या, इसके लिए आपको दो चीजें पता होना चाहिए। एक तो है राइट हैंड थंब रूल और दूसरा है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो पहले राइट हैंड थंब रूल पे फोकस करते हैं। तो देखिए ध्यान से, ये जो वायर है, ये जो वायर है, इसके आसपास में मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में बनेगी? तो आप अपना जो अंगूठा है, आप अपना जो अंगूठा है बेसिकली इसके डायरेक्शन में रखिए। जिस डायरेक्शन में करंट है उस डायरेक्शन में आप अपना अंगूठा रखिए और अपनी उंगलियां कर्ल कीजिए। तो जिस डायरेक्शन में उंगलियां कर्ल हो रही है उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बेसिकली इस तरीके से इस वायर के अराउंड जाती हुई, ठीक है। तो पहला वायर है, यहाँ पे आपने अपना अंगूठा रखा हुआ है, ठीक है, अपना अंगूठा रखा हुआ है और आपने फिंगर को कर्ल किया हुआ है। तो जब आप फिंगर्स कर्ल करेंगे तो बेसिकली क्या होगा कि ये फिंगर की कर्ल करने का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। अच्छा, तो मैग्नेटिक फील्ड फिर किस डायरेक्शन में जा रही है? तो मैग्नेटिक फील्ड जो है किस तरीके से है? तो अगर आप इसके पास में नीडल लेके आएंगे तो आप देख सकेंगे कि यहाँ नॉर्थ है, यहाँ साउथ है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग नीडल ऐसे अलाइन होगी। यहाँ देखेंगे तो ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा। तो आपकी उंगलियों का जो टिप है ना वो नॉर्थ पोल का डायरेक्शन बता रहा है, आपकी उंगलियों का टिप। ओके, उसके बाद में यहाँ देखेंगे तो भाई ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा। इस तरीके से जो है टेंजेंशियली मैग्नेटिक फील्ड चलती रहेगी। ओके, यानी कि अगर मैं बिल्कुल इस पॉइंट पर देखूं, यहाँ पर जो स्क्रीन पे जो पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, ये लूप तो है ना, स्क्रीन के उस तरफ लाई कर रहा है ये पार्ट और स्क्रीन के इस तरफ ये वाला पार्ट लाई कर रहा है। एग्जैक्टली स्क्रीन पे क्या लाई कर रहा है? तो ये वाला पार्ट लाई कर रहा है ना, एग्जैक्टली स्क्रीन के ऊपर जो लाई कर रहा है। अरे आप इसको 3D में सोचिए, इमेजिन कीजिए। तो थोड़ी लूप स्क्रीन के उस पार है और थोड़ी लूप जो है स्क्रीन के इस पार है। तो ये वाला पार्ट जो स्क्रीन के ऊपर ही है, तो ये वाले पार्ट पे अगर मैं एग्जैक्टली देखूं तो मुझे एक चीज पता चलेगी कि बेसिकली यहाँ पर जो है मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रही है, मेरी तरफ आ रही है। अरे मतलब नॉर्थ मेरी तरफ देख रहा है बेसिकली, और यहाँ पर जो है वो फील्ड अंदर की तरफ जा रही है, मतलब नॉर्थ मुझसे दूर दिख रहा है, नॉर्थ मुझसे अवे जा रहा है ना। तो इस तरफ मतलब यानी कि साउथ पोल दिख रहा है। वॉट एवर, पोल्स को छोड़ दीजिए, खाली इतना याद रखिए कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है यहाँ पर और मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है यहाँ पर। चलिए, अब ये बात तो समझ में आ गई। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से जरा सुनिएगा। तो बेसिकली कैसा है कि ये जो वायर था, आपने देखा कि इस वायर ने अपने राइट साइड पर फील्ड जो है ना वो अंदर जाने वाली बनाई है। अच्छा, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है ना, जो बनती हैं, वो बेसिकली कोई एक नहीं बनती है। जैसे कि मैंने अभी एक गोला बना दिया था ऐसा, एक सर्कल, लेकिन ऐसा नहीं होता ना, एक लूप नहीं होती है। अरे कॉन्सेंट्रिक इनफाइनाइट लूप्स हैं, बहुत सारी लूप्स हैं, बहुत सारी लूप्स हैं, है ना। और सिर्फ कॉन्सेंट्रिक ही नहीं है बल्कि ये ऊपर भी हैं, कोएक्सियल भी हैं, ये इस तरीके से भी लूप्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है लूप्स बनती हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड यानी कि हर जगह पे इस रीजन में अंदर की तरफ जाती हुई नजर आएगी आपको, अंदर की तरफ जाती हुई।
और इस रीजन में बाहर आती हुई नजर आएगी, बट वी आर नॉट कंसर्न्ड विद दिस। तो लेफ्ट वाले को मैं हटा देता हूँ, लेफ्ट वाले पे मैं ध्यान नहीं देता हूँ, बिकॉज मेरा वायर जो रखा है जिसके साथ कुछ होने वाला है, जो कोई फोर्स फील करने वाला है, वो राइट साइड पे रखा हुआ है। तो मैं सिर्फ जो है राइट वाले वायर पे फोकस करूंगा। तो मैं जब राइट वाले वायर को देखता हूं जिसमें कि करंट जो है मेरा वो I2 बह रहा है, तो ये वायर के साथ क्या हो रहा है इसको समझने के लिए अब हमें लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये बात ध्यान रखिए कि ये वायर का काम खत्म हो चुका है। ये वाले वायर ने फील्ड बना दिया, बस अभी रेस्ट कर रहा है, अभी देख रहा है सामने वाले के साथ क्या हो रहा है। इसने फील्ड बना दिया लेफ्ट वाले ने, तो लेफ्ट वाले को आप भूल जाएंगे I1 को फिलहाल, अब I2 पे ध्यान देंगे। अब आप यूज करेंगे यहाँ पर राइट वाले वायर पे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि बेसिकली अगर आप अपना अंगूठा रखें, अगर मतलब अंगूठा को रखें परपेंडिकुलर, अगर इस उंगली और ये जो बीच वाली उंगली है इन दोनों के परपेंडिकुलर, ठीक है, अंगूठे को रखें और बाकी की जो आपकी बची हुई 2 उंगलियां हैं वो नॉर्मल फोल्ड रहें, जैसे फोल्ड रहती हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो अगर आपने इस तरीके से रखा तो क्या होगा ना कि आपका जो फोर्स का डायरेक्शन है वो अंगूठा बताएगा। तो फोर्स किस डायरेक्शन में फील हो रहा है एक वायर को जब एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसे एक फोर्स फील होता है। तो वो जो फोर्स होता है वो होता है F, और उसकी वैल्यू भी मैं आपको बता देता हूँ अगर आप देखना चाहें तो। इट इज सिंपली I इंटू L क्रॉस B। ये फॉर्मूला आप लोगों ने डेफिनेटली पढ़ा होगा। तो ये जो है, या फिर इसको शॉर्ट में मैं कभी कभार इसको मैं बिल साइन थीटा कह देता हूँ, अच्छे से याद रहता है। तो बिल साइन थीटा, F इक्वल टू बिल साइन थीटा। तो ये फोर्स का डायरेक्शन होगा, ये अंगूठा बताएगा। उंगलियां क्या बता रही हैं, उंगलियां जो बता रही हैं बेसिकली वो डायरेक्शन बता रही हैं किस किस चीज का, मैं बता देता हूँ आपको। तो उंगली आपकी जो पहली वाली उंगली है जिसका नाम 4 फिंगर कह दो या इंडेक्स फिंगर कह दो, तो ये आपको डायरेक्शन बता रही है मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता रही है। और फिर आपका जो फाइनल ये है, आपकी जो उंगली है ये वाली मिडिल फिंगर, या फिर करंट का डायरेक्शन बता रही है। बाय द वे ये जो है नीचे नहीं है उंगली, ये उंगली स्क्रीन से बाहर आ रही है, आप समझ पा रहे हैं, ये बाहर आ रही है, इसको समझिए इस बात को कि ये क्या कर रही है, आपकी जो फिंगर है ये बाहर आ रही है, ठीक है। अच्छा बाय द वे मैंने यहाँ पे क्या किया है ना कि जो L लिया हुआ है ना वो हमने वेक्टर दिखाया है, लेकिन L का डायरेक्शन क्या होता है, जो डायरेक्शन में करंट होता है ना बेसिकली वो डायरेक्शन L का होता है, याद रखिएगा। तो L का डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन जैसा होता है, ठीक है। तो एनीवे तो अब आप क्या करेंगे कि यही तीनों चीजें जो है FBI जो रूल है, FBI फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, तो आप इस रूल का इस्तेमाल करेंगे। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करेंगे इस वाले वायर पे, क्योंकि इस वायर के साथ हो रहा है ना सब कुछ। तो अब आप क्या करेंगे कि आपकी जो उंगली है, आपकी कौन सी वाली उंगली, बीच वाली उंगली है ना, बीच वाली इन द सेंस ये आपकी करंट वाली उंगली, करंट वाली उंगली को आप ऊपर कीजिए। तो अपना लेफ्ट हैंड लीजिए, लेफ्ट हैंड, और उसमें अपने जो बीच वाली उंगली है बेसिकली उसको आप क्या करेंगे ऊपर की तरफ करेंगे। अब मैं इतना अच्छे से बना तो नहीं पाऊंगा, लेट मी ट्राई, ठीक है। तो जैसा तैसा मैंने जो है लेफ्ट हैंड बना लिया है। तो बेसिकली लेफ्ट हैंड में आप देख सकते हैं कि अगर करंट जाए ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड जाए अंदर की तरफ, अंदर अंदर जाते हुए तो आप ऐसे ही दिखाएंगे ना 2D स्क्रीन पे, तो इतना ही दिखा सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड जा रही है अंदर की तरफ, करंट जा रहा है ऊपर, आप देख रहे हैं करंट ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर जा रही है। तो बेसिकली फोर्स का डायरेक्शन जो है वो लेफ्ट साइड में इधर आ रहा है, इस तरफ आ रहा है, ठीक है। तो जो फोर्स है बेसिकली इस तरफ है, तो मैं जो है इस वायर पे फोर्स दिखा देता हूँ इस तरीके से। अच्छा इसका नाम F2 रख देते हैं, फोर्स ऑन सेकंड वायर, फोर्स ऑन सेकंड वायर, ठीक है। चलिए अब इसका जस्ट ऑपोजिट वाला कंसीडर कीजिए, ऑपोजिट वाला कंसीडर इन द सेंस अब हम फील्ड किससे बनाएंगे, जो अपना जो सेकंड वाला वायर है ना I2 वाला, उससे फील्ड बनाएंगे। तो उस पर आप राइट हैंड थंब रूल लगाइए। अब आप एक बार राइट हैंड थंब रूल लेफ्ट पे लगा चुके हैं, याद रखिए, तो अब आप राइट वाले पे लगाएंगे। तो राइट हैंड थंब रूल लगाइए। तो जब आप राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करेंगे तो आप क्या करेंगे, अपना अंगूठा इधर रख दीजिए और उंगलियां जो हैं उन्हें कर्ल कीजिए, ठीक है, इस तरीके से उंगलियां कर्ल कर दीजिए। तो आपको जो है मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। तो आप देख सकते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो कुछ ऐसा होगा कि यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है और यहाँ से जो है बाहर आ रही है, ठीक है। तो ये जो बाहर आ रही है मैग्नेटिक फील्ड, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, है ना। मुझे वो इररिलेवेंट है, जो अंदर जाने वाली फील्ड वो इररिलेवेंट है, बिकॉज उस तरफ मेरा वायर नहीं रखा है, मेरा वायर इस तरफ रखा हुआ है। तो आपने यहाँ पे जो है इस तरीके से फील्ड जो है पूरे रीजन में बना दिए। अब इस वाले वायर का काम खत्म, इसे भूल जाइए। तो राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करने के बाद इस बंदे पे राइट हैंड थंब रूल आपने अप्लाई कर दिया ना, अब उसे भूल जाने का। अब इस वाले बंदे पे क्या अप्लाई करने का, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल अप्लाई करने का। तो बेसिकली लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल जो है वो अप्लाई करना है। तो लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल जो होगा बेसिकली वो कैसे अप्लाई करेंगे, आप जरा ध्यान दीजिएगा। तो आपका लेफ्ट हैंड लीजिए और उंगली जो है आपकी, कौन सी वाली उंगली, बीच वाली उंगली, करंट की उंगली, उसे ऊपर कीजिए।
तो जब आप करंट की उंगली को आप ऊपर करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को बाहर की तरफ लीजिए, करंट की उंगली ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, मतलब स्क्रीन से बाहर आती हुई आपके पास आती हुई टुवर्ड्स यू, तो आपकी जो है मैग्नेटिक फील्ड वाली उंगली कौन सी, इंडेक्स फिंगर, उसे बाहर लीजिए, तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली आपका अंगूठा जो है राइट साइड में पॉइंट करेगा। तो जब वो अंगूठा राइट साइड में पॉइंट करेगा तो मैं बेसिकली जो है फोर्स इस तरीके से मैं बना देता हूँ। अब देखिए एक्चुअल में कैसा है ना कि ये जरा दिखाना जरा मुश्किल होता है, तो मैं ट्राई करता हूँ कि आप लोग को मैं अपना हाथ ही दिखा सकूं कि ये हो कैसे रहा है। तो करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, ठीक है, करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, और उस ये जो है अपना, देखिए इस तरीके से मेरा हैंड को देखिए, तो आप देख सकते हैं कि ये जो है करंट ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, और बेसिकली मेरा अंगूठा राइट साइड में जा रहा है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। तो इस तरीके से जो है फोर्स राइट साइड में जा रहा है, इस फोर्स का हम नाम रख देते हैं F1। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस बंदे ने अपनी फील्ड बनाई और इस बंदे को अपनी तरफ खींचा, है ना। वैसे ही इस बंदे ने अपनी फील्ड बनाई और इस बंदे को अपने पास खींचा। तो बेसिकली अभी दोनों अपनी फील्ड्स बना के जब एक दूसरे को खींच रहे हैं तो ये अट्रैक्शन ही कहलाएगा ना। तो आप देख सकते हैं कि लाइक करंट्स अट्रैक्ट ईच अदर, तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, ठीक है। तो चार्जेस की तरह नहीं है, ये थोड़ा अलग है। तो लाइक करंट्स अट्रैक्ट ईच अदर, ये मैं बहुत ही आसानी से लिख सकता हूं यहाँ पे, ठीक है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। अच्छा, तो मतलब ये जो दो वायर्स हैं ये दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगे, ओके। तो अब इस पे फोर्स कैलकुलेट करें कैसे। तो देखिए सेकेंड वायर पे जो फोर्स है वो किस वजह से है, पहले की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। अरे भाई, फोर्स जब इसे महसूस हो रहा था, तो फोर्स मतलब मैग्नेटिक फील्ड कौन बना रहा था, मैग्नेटिक फील्ड यही बंदा तो बना रहा था ना, ये बंदा ने बनाई थी ना, ये बंदे ने ये मैग्नेटिक फील्ड बनाई थी ना। तो मैग्नेटिक फील्ड कोई और बनाएगा और फोर्स आप पे लगेगा, इट्स लाइक दैट। इस बात को समझिए कि फोर्स आप पे लग रहा है तो फील्ड आप ही नहीं होगी। अरे फील्ड आप भी बना रहे, ठीक है, लेकिन दूसरे की बनी फील्ड से आप पे फोर्स महसूस होगा। तो फोर्स आप पे महसूस हो रहा है, फील्ड किसी और की है, ठीक है। तो बी, अच्छा करंट तो बेसिकली आप अपना ही लेंगे ना, क्योंकि आप ही के ऊपर, आप ही के वायर पे जो है लग रहा है। तो दूसरे की फील्ड से आपके वायर के करंट पे आपको फोर्स लग रहा है, ठीक है, इस तरीके से समझ लीजिए। तो आपके वायर पे फोर्स लग रहा है, तो और लेंथ भी आप जो है अपनी लेंगे, लेकिन हमने लेंथ क्या ना सिंप्लिसिटी के लिए सेम ली हुई है, L1 L2 को हमने सिर्फ L लिया हुआ है। तो BI2L साइन थीटा हो गया। अच्छा बाय द वे, जो L और B है ना, L और B, अरे वायर खड़ा खड़ा है और फील्ड अंदर जा रही है, तो दोनों परपेंडिकुलर है, मतलब L और B के बीच में ना एंगल थीटा जो है वो 90 है। तो थीटा 90 है तो सिंपली है ना साइन 90 हम 1 कर देंगे, साइन 90 इक्वल टू 1 कर देंगे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, थीटा 90 है, साइन 90 हम 1 कर देंगे। तो ये जो है सेकंड वायर पे फोर्स है, तो सेकंड वायर का फोर्स, सेकंड वायर पे जो फोर्स है वो है B1I2L। अच्छा अब B1 था कितना, बट B1, अरे कोई भी एक इन्फाइनेटली लॉन्ग वायर अगर हम ले लेते हैं, दिस इज सपोज इन्फाइनेटली लॉन्ग वायर, तो ये कितनी फील्ड बना रहा होगा भाई। तो इन्फाइनेटली लॉन्ग वायर की फील्ड आप जानते ही हैं, इट इज म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई R, R इज द डिस्टेंस बिटवीन द वायर, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसे हम R कह देते हैं। तो दिस डिस्टेंस इज R, लेट्स से। अच्छा तो बाय द वे लिसन, यहाँ पे मैंने I1 क्यों लिया, अरे भाई पहले वायर ने फील्ड बनाया ना, पहले वायर ने फील्ड बनाया, तो इसलिए पहले वायर का करंट होगा ना, पहले वायर का करंट जितना ज्यादा होगा उतनी बड़ी फील्ड होगी। दूसरे वायर पे करंट मतलब दूसरे करंट पे फोर्स फील हो रहा है, ठीक है, पहले वायर की फील्ड, दूसरे वायर का करंट, ये बात याद रखना, ओके। तो अब जो सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, F2 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई R इंटू I2L, ठीक है। तो ये आ गया हमारा सेकंड वायर पे लगने वाला फोर्स। अब वैसे ही जो है हम पहले वायर पे लगने वाले फोर्स को देखेंगे। तो पहले वायर पे फोर्स लगा तो भैया फील्ड तो इसकी नहीं होगी, किसी और ने फील्ड दिया होगा, है ना। तो बेसिकली वो फील्ड दिया है सेकंड वाले वायर ने, तो पहले वायर पे फोर्स सेकंड वाले वायर की फील्ड की वजह से है। अच्छा पहले वाले वायर का जो है करंट कितना है, वो I1 है, और पहले वाले वायर की लेंथ कितनी है, L1 है, लेकिन हमने क्या किया सिंप्लिसिटी के लिए उसको L लिया है, तो B2IL। अच्छा यहाँ पे अब मैं वापस से साइन थीटा नहीं लिखने वाला हूँ, अरे आपको मालूम है ना बाबा, चलो ठीक है लिख दिया साइन थीटा, वो सिंपली जाके 1 होने वाला है, छोड़ दो उसको, ठीक है, तो वो 1 होने वाला है। तो ये हो जाएगा F1 इक्वल टू, अच्छा दूसरे वायर ने फील्ड कितनी बनाया, वो भी इन्फाइनेटली लॉन्ग वायर है,
तो उसने फील्ड बनाया है म्यू नॉट I2 बाई 2πr, ठीक है, और यहाँ पे I1 इंटू एल। अच्छा, तो अभी बेसिकली बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आ गई है ना। अगर आप ध्यान से इसे देखें तो ये कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं हो गया। मतलब जितना F2 है, जितना हमारा F2 है, जस्ट इमेजिन कीजिए उतना ही हमारा F1 भी है, उतना ही और F1 भी है। अरे दिस इज सो इंटरेस्टिंग, जितना F2 है उतना ही F1 भी है। ऐसा तो नहीं होना था, ऐसा तो नहीं होना था। मतलब यानी कि देखो कितना अजीब है ना। मैं आपसे अगर सवाल करता तो आप पहले मुझे क्या जवाब देते? अगर मैं बोलता कि ये 2 एम्पियर है और ये 10 एम्पियर है, तो बड़ा फोर्स कौन एक्सर्ट करेगा? तो आप ऐसे बोल देते सर जो 10 एम्पियर वाला है वो एक्सर्ट करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, एग्जैक्टली सेम फोर्सेस है, सेम फोर्स, दोनों की वैल्यू देखिए एग्जैक्टली सेम है। और बेसिकली ऑपोजिट भी है, एक बंदा राइट में खींच रहा है, एक बंदा लेफ्ट में खींच रहा है ना। तो इस तरीके से ऑपोजिट भी है, तो इक्वल एंड ऑपोजिट है, यानी कि F1 इज इक्वल्स टू माइनस F2। तो ये क्या है भाई? कुछ और नहीं है, न्यूटन्स थर्ड लॉ है। दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ है। दिस इज सो 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 इंटरेस्टिंग कि बेसिकली जो है दोनों फोर्सेस हैं वो म्यूचुअल फोर्सेस हैं, दे आर एक्शन एंड रिएक्शंस एंड दे आर इक्वल। और ये काउंटर इंट्यूटिव है, ये बहुत अजीब लगता है सोच के कि कैसे भला एक छोटा वायर भी उतने ही फोर्स से खींचेगा जितना कि बड़े वायर खींच रहा है। तो देखिए इसमें कुछ काउंटर इंट्यूटिव नहीं है। दुनिया में एक बात हमेशा मान के चलिए, एक बड़ा स्टेटमेंट मैं आपको लिख के दे रहा हूं, फोर्सेस डू नॉट एग्जिस्ट इन आइसोलेशन। आइसोलेशन में फोर्सेस नहीं होते हैं, दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, जोड़ी में होते हैं। फोर्सेस जो है वो जोड़ी में होते हैं भाई। अरे बहुत अजीब बात है क्या नहीं? फोर्सेस जोड़ी में होते हैं, मतलब अकेला फोर्स दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। आप सोचेंगे कि आप किसी को चांटा मारेंगे तो आपके हाथ का फोर्स उसके गाल पे लगेगा, लेकिन आप भूल रहे हैं उसके गाल से आपके हाथ को भी हिट होगा। तो इसीलिए जब हम मुक्का बना के किसी के मुंह पे मारते हैं, अरे मारिएगा नहीं बट मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो आपके हाथ पे भी लगेगा। अरे फोर्स अगर सिर्फ आप ही ने दिया होता तो उसको लगना चाहिए था ना, लेकिन आपके हाथ को भी लगता है बेसिकली। तो इसीलिए तो हम कहते हैं ना कि टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। रिएक्शन ये नहीं है, रिएक्शन ये नहीं है कि आपने उसे चांटा मारा तो वो भी आपको रिटर्न चांटा मारे। अरे भाई हो सकता है वो गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित हो, आपको चांटा ही ना मारे, तो रिएक्शन तो आया ही नहीं। लेकिन न्यूटन तो कह रहे कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज ऑलवेज हमेशा इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होगा, ठीक है। और ऊपर से अगर वो आदमी कमजोर हुआ तो हो सकता है कि वो आपको इतना जोर से चांटा ना मार पाए, तो इक्वल रिएक्शन कहां से मिला? तो एक्शन एंड रिएक्शन ये नहीं है, सब लोग गलत समझते हैं। जो बहुत सारे बच्चे हैं ना ये बोलते हैं कि सर मैं किसी को मारूंगा तो मुझे मारेगा, एक्शन रिएक्शन। अरे भैया ये तो सोशल प्रॉब्लम है, ये फिजिक्स का प्रॉब्लम नहीं है कि आप किसी को मारते हो कोई आपको मारता है। तो इसको सरल समझिए, फिजिक्स के हिसाब से अगर आपने किसी को मारा तो आपको भी लगा, दैट इज द एक्चुअल एक्शन एंड रिएक्शन। अब इसमें आप बोलोगे सर लेकिन इक्वल एंड ऑपोजिट कैसे है? मैं जब हाथ से मारता हूं तो उसको गाल पे जोर से पड़ती है, लेकिन उसके गाल से मेरे हाथ पे जोर से थोड़ी ना पड़ती है। अरे भाई वहां पे वो तो फिर ये वाली बात होगी ना कि आपके पाम में, आपका पाम, आपका हाथ, आपके हथेली में कितने नर्व एंडिंग्स हैं, आपके गाल में कितने नर्व एंडिंग्स हैं, और कौन सी ज्यादा सेंसिटिव हैं। तो वो बायोलॉजी आ गई कि भाई जो इलाके कमजोर हैं वहां पे हल्का सा भी मारोगे तो जोर से लगेगा, है ना। वो एक अलग चीज हो जाती है। लेकिन आप ये बात मान के चलिए कि जब आप किसी को मारते हैं ना तो एग्जैक्टली उतना ही फोर्स उससे भी आपको भी ट्रांसफर होता है। तो फोर्सेस एग्जिस्ट इन पेयर, अकेला फोर्स कभी होता ही नहीं है। तो अगर मैं कहूं कि एक आदमी जिसको आसमान से कोई एक हाथ आया था जिसने पकड़ के रखा हुआ था, मान लेते हैं एक आदमी है जिसको एक आसमानी हाथ आके पकड़ के रखता है हवा में, और यहाँ पर जो है बेसिकली नीचे एक अर्थ है, ठीक है, यहाँ पे मैं अर्थ बना देता हूँ। तो अगर ये आदमी और अर्थ को कोई रोके हुए है, कोई एक आसमानी हाथ है जो बेसिकली आदमी और अर्थ को ऐसा रोके हुए है, ठीक है, इस तरीके से पकड़े हुए है, ऐसा मान लेते हैं। तो अगर जैसे ही मैं क्या करूंगा, इस आदमी को छोड़ूंगा तो ये आदमी अर्थ की तरफ आएगा। लेकिन व्हाट अबाउट अर्थ? अर्थ को छोड़ा तो हाँ, अर्थ भी आदमी की तरफ जाएगा, क्योंकि जितना फोर्स आदमी जो है बेसिकली एक्सर्ट कर रहा है अर्थ पे, उतना ही फोर्स अर्थ भी आदमी पे एक्सर्ट कर रहा है। फोर्स एक्सर्टेड बाय मैन इज इक्वल टू फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ, ये सच होना ही है। लेकिन आप बोलेंगे सर अगर हमने दोनों को छोड़ा तो कभी भी हमें अर्थ चलता हुआ नहीं नजर आता है, हमें चलता हुआ क्या नजर आता है? हमें आदमी चलता हुआ नजर आता है। अरे तो उसके पीछे वजह ये है कि देखिए फोर्स ऑन मैन जो है ना, फोर्स ऑन मैन इज इक्वल्स टू मास ऑफ मैन इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फेल्ट बाय द मैन। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फेल्ट बाय द मैन जो होगा वो कितना होगा? 9.8 होगा। अप्रोक्सीमेट पकड़िए, दूरी के लिए चेंज हो जाता है, 9.8 चेंज हो जाता है, बट अप्रोक्सीमेट मान के चलिए ना कि 9.8 चल रहा है, तो ये 9.8 हो गया। और वैसे यहाँ पे अगर देखेंगे तो मास ऑफ अर्थ देखेंगे और एक्सेलरेशन ऑन दी अर्थ देखेंगे, एक्सेलरेशन ऑन दी अर्थ
ड्यू टू मैन, है ना, एक्सेलेरेशन ऑन दी अर्थ देखेंगे आप, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो इसकी वैल्यू जब आप चेक करने जाएंगे ना एक्चुअल में कैलकुलेशंस में, कैसे चेक करना है वैसे, जी एम ऑफ मैन अपॉन आर स्क्वायर, एक आदमी को स्फीयर ले लीजिए, फिर उसको ठीक है एक वजन दे दीजिए 100 किलो का, वॉट एवर, वहां से सब वैल्यू निकालिए, ठीक है। तो बेसिकली जो ये आएगा ना वैल्यू, वो क्या आने वाला है मालूम है? दिस इज गोइंग टू बी लाइक 10 रेज टू माइनस मे बी 10 और 12 और 13 समथिंग, इस तरीके से कुछ वैल्यू आएगी। तो कहाँ ये 10 था अप्रोक्सीमेटली और कहाँ पे ये देखिए 10 रेज टू माइनस 10 है, तो बहुत ही कम एक्सेलरेशन होगा। अरे तो भाई अगर दोनों को साथ में छोड़ दिया जाए, दोनों को साथ में छोड़ दिया जाए इसको और इसको, तो और जाहिर सी बात है, ऑब्वियस बात है कि सबसे पहले कौन चलना शुरू होगा, मतलब ये चलते हुए कौन दिखेगा? ये दिखेगा, है ना, ये अर्थ के पास पहले पहुंच जाएगा। लेकिन अगर आप इसे बंदे को पकड़ के रखें तो आप देख सकते हैं कि कुछ हजार साल में अर्थ जो है 1 सेंटीमीटर सरकेगा, तो अर्थ जरूर आएगा इस आदमी के पास, यस। बल्कि अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन जब मैंने किए थे तो मुझे मिला था कि ये जो है मतलब अर्थ जो है यानी कि 1 लाख साल में अप्रोक्सीमेटली एक आध सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर ऐसा कुछ तो चलेगा 1 आध लाख साल में। तो ऐसा करके मैंने कैलकुलेशंस किया था एक बार, बट ठीक है, मैं जिस जनरल बातें बताने के लिए आपको बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ अर्थ आदमी को खींच रहा है, अरे भाई आदमी भी अर्थ को खींच रहा है अपनी तरफ, यही एक्शन एंड रिएक्शन है। और इसमें होता ये है कि बिकॉज आदमी का मास बहुत कम है तो आदमी का एक्सेलरेशन उसके ऊपर जो एक्ट हो रहा है वो ज्यादा होगा, और बेसिकली जो अर्थ है उसका मास बहुत ज्यादा है, तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा चल के आने का बेसिकली वो कम होगा, है ना, उससे जो मैन की तरफ से जो मिलने वाली ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी है वो बहुत कम फील होगी। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई है। तो इसीलिए हम लोगों को जो चीजें हैं ना वो देखने को नहीं मिलती इतनी कि मतलब अर्थ चलता हुआ आ रहा है, बट एक्चुअल में ऐसा होता है। तो इसके बहुत सारे और भी कॉन्सिक्वेंसेज है जो हम ग्रेविटेशन चैप्टर जब पढ़ेंगे तो वहां पे मैं आपको सिखाऊंगा, ग्रेविटेशन की वीडियोस मेरे देख लीजिएगा, तो वहां पे जो है हम लोग इस बात के बारे में लर्न करेंगे, ठीक है। चलिए एनीवे, तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई। अच्छा, अब आप सवाल सोच रहे होंगे कि सर आपने उस सवाल का जो शुरू में पूछा था उसका जवाब नहीं दिया कि हमारे घर में जो दो वायर्स लटकते हैं ये 2 वायर्स अट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहे। तो भाई अभी आपको आपके बात का जवाब मिल गया है। फोर्स की वैल्यू आपने देखी अभी क्या थी, वो μ0I1I2L/2πr। अच्छा, अब ध्यान से देखिए, मान लेते हैं कि आपके घर में है ना 1 एम्पियर का करंट है। वैसे तो इन जनरल आपके घर में जो डिवाइसेस होते हैं ना उसमें सब में अलग अलग करंट होता है, वोल्टेज सेम मिलता है 220 से 240 के बीच में, अप्रोक्सीमेटली 230 वोल्ट आपके घर में आता है सप्लाई लाइन से। लेकिन 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 आपका जो बेसिकली वायर है, आपका जो वायर है, ठीक है, उसके अंदर जो करंट बहता है वो किस पर डिपेंड करता है कि वो सर्किट जिसके अंदर वो जा रहा है करंट, सर्किट जिसके अंदर करंट जा रहा है उसका नेट रेजिस्टेंस कितना है। तो उस हिसाब से बेसिकली हर एक के अंदर करंट अलग अलग होगा। अरे भाई वोल्टेज वाले सेम मिला बट रेजिस्टेंसेस अलग अलग हैं, तो अलग अलग वैल्यू ऑफ करंट होगा ना। बट फिर भी मान लेते हैं इजी कैलकुलेशन के लिए कि 1 एम्पियर है। हालांकि 1 एम्पियर है ना कुछ ही डिवाइसेस में रहता है, कुछ डिवाइसेस में तो मिली एम्पियर्स में होता है, ठीक है। तो बट फिर भी मैं मान रहा हूँ, थोड़ा ज्यादा बड़ा पकड़ ले रहा हूँ, इसको 1 एम्पियर मान लीजिए, इसको भी 1 एम्पियर मान लीजिए। तो 2 वायर हैं बाजू बाजू में रखे हुए और उनके अंदर करंट 1 एम्पियर का फ्लो है। अच्छा, लंबाई वायर की मान लीजिए, चलिए वो भी 1 मीटर की है। अरे टू सिंप्लीफाई द कैलकुलेशंस, नथिंग एल्स, ठीक है, मेरा कोई और इरादा नहीं है। तो बेसिकली ये जो है इनको ऐसे मान लीजिए। तो अगर ये बात बेसिकली अगर आप ध्यान से देखें 1 तो ये तो गायब हो गए, है ना, ये तो चले गए। अच्छा, इनके बीच में 2 वायर्स के बीच का गैप भी चलो 1 मीटर मान लेते हैं, 1 मीटर। म्यू0 की वैल्यू कितनी, म्यू0 की वैल्यू है 4π × 10⁻⁷, ठीक है, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो बेसिकली जो फोर्स की वैल्यू होगी ना वो होगी 4π × 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय 2π, विच कम्स आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁷ न्यूटन, जो कि बहुत ही कम फोर्स है, बहुत ही कम फोर्स है। तो आप समझ रहे हैं 10⁻⁷ जो वैल्यू आ रही है वो कितनी छोटी वैल्यू है बेसिकली ये फोर्स की। तो इतनी छोटी वैल्यू अगर रहेगी तो 2 वायर अगर चाहें भी तो नजदीक कैसे आएंगे। अरे उससे ज्यादा पावरफुल तो अपनी ग्रेविटी है जो उनको नीचे के डायरेक्शन में खींच रही है। तो जब ग्रेविटी इतनी पावरफुल है तो अगर ये आने की कोशिश भी करेंगे तो एक कंपोनेंट ग्रेविटी का इस डायरेक्शन में डेवलप हो जाएगा, है ना, आप समझ रहे हैं, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में डेवलप हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट टेंशन संभालेगा और जो ये कंपोनेंट है बेसिकली वो इसको इस तरफ लाने की कोशिश करेगा, मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लाने की कोशिश करेगा। तो ये कंपोनेंट की वैल्यू ही इतनी बड़ी है कि ये 10⁻⁷ टिकता ही नहीं है। तो ऐसा कभी होता ही नहीं कि वायर अपनी जगह से हिल जाए। इस बात को जरा समझिए, मैंने थोड़ा फास्ट में कह दिया, इस बात को समझिए कि अगर 2 वायर्स अपने मतलब नजदीक आपस में आना भी चाहें तो ग्रेविटी का कंपोनेंट ये वाला इतना बड़ा हो जाएगा कि वो मतलब आने को अपोज करेगा, आने ही नहीं देगा, उनको पॉसिबल ही नहीं है। तो बेसिकली ये जो है हमें 2 वायर्स जो हमारे घर में आम दिन में हमें देखने मिलते हैं लटकते हुए, वो कभी भी नजदीक आते हुए नहीं नजर आते।